तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टडी विथ योगेश में। आज सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी करे इस बार आपका चयन हो जाए। हम लोगों ने कल इकोनॉमी के फैक्ट देखे थे और एनसीईआरटी बेस्ड जो फैक्ट थे, और आप लोग जो भी मैं इकोनॉमी के फैक्ट दे रहा हूँ उन लोगों को तैयार कर लेना, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा जैसे एक कल आई एक आज, शायद एक या दो मैक्सिमम दो क्लासेज आएंगी एनसीईआरटी फैक्ट की इकोनॉमी की, इससे ऊपर नहीं है। ठीक है, क्योंकि 9, 10, 11, 12 चार ही मतलब आपकी क्लासेज में एनसीईआरटी लगती है इकोनॉमी में, तो 4 क्लासेज में आपका कंप्लीट हो जाता है 4 दिनों में। यानी आएगी तो 2 आएंगी इसके बाद मैक्सिमम, नहीं तो कोशिश करूंगा कि एक ही में आपका एंड हो जाए। उसके बाद जो भी आप लोग कहेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट करना है, क्या मेडिवल हिस्ट्री एनसीईआरटी करनी है, क्योंकि एशिया महाद्वीप मैंने स्किप किया है कनिष्ठ सहायक के एग्जाम तक, उसको आप लोग बेसिक चीज़ देख जाना। सबसे बड़ी झील वगैरह, ये नदियाँ वगैरह कौन सी कहाँ हैं, इतनी चीज़ें आपका देखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। नहीं तो एक दिन लास्ट में आपको करा दूंगा 20 तारीख के आसपास। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट। तो अगली क्लास क्या आप लोग चाहते हैं, जो आप लोग चाहेंगे उसके आपको मैं करा दूंगा। ठीक है, देखिए हम लोग आगे को बढ़ते हैं। कल वीडियो आपने देखी थी, सबसे पहले उसमें एक काम कीजिए। ठीक है, जो मैंने आपको भौतिक पूंजी लिखाई थी, अगर आपको याद होगा, मैंने वैसे कमेंट सेक्शन में डाला था। भौतिक पूंजी में 2 चीज़ें करनी है। एक तो क्या था, स्थायी पूंजी परमानेंट, दूसरे को बोलते हैं कार्यशील पूंजी। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्यशील। स्थायी के एग्जाम्पल क्या होंगे, जो परमानेंट है, यानी जो चीज़ आप लोग किसी चीज़ को प्रोडक्शन करते हैं, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके बाद भी उस चीज़ को आप यूज़ करते हैं, यानी जिस चीज़ पे आपने प्रोडक्शन, जैसे भूमि, लैंड तो लैंड ही रहेगा ना। अब इसमें क्या, आप किसी चीज़ का उत्पादन करो, भूमि तो भूमि है। ठीक है, इसके अलावा मशीन, ऐसा थोड़ा ना कि एक बार आपने मशीन उत्पादन किया मशीन फेंक दोगे। कोई औजार, यानी परमानेंट चीज़ है। ठीक है, ये आप लोग ऊपर नीचे कर देना उसको। ठीक है, करेक्शन इधर एरो मार देना। तो भूमि, मशीन, औजार आदि सब स्थायी पूंजी के अंदर आते हैं। जबकि कार्यशील, जैसे आपने नकद पैसा कहा, नकद मनी यानी पैसा, यानी नकद करेंसी, आप लोग इसको लिख लीजिए। नकद मुद्रा या नकद करेंसी जो भी लिखते हो, आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ के उत्पादन के लिए ये लिया, फिर इसकी वैल्यू खत्म, फिर कच्चा माल, रॉ मटेरियल। अब किसी चीज़ का उत्पादन किया आपने, कच्चा माल का यूज हो गया तो हो गया, उसके बाद उसमें दूसरे उत्पादन के लिए कच्चा माल चाहिए। ये क्या होते हैं, कार्यशील पूंजी। ठीक है, जो आप चेंजेस होते रहते हैं, जैसे श्रमिक होगी वो कार्यशील पूंजी होगी, यानी वेतन हो गया उनका, इस टाइप की सब चीज़ें। तो भौतिक पूंजी के अंदर ये 2 चीज़ें आपने डालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि विश्व स्तरीय समृद्धि केंद्र यानी ग्लोबल ग्रोथ सेंटर रिपोर्ट कौन जारी करता है। इंपोर्टेंट कर देना इसको। ठीक है, ग्लोबल ग्रोथ सेंटर रिपोर्ट, ग्लोबल ग्रोथ सेंटर रिपोर्ट, ग्लोबल ग्रोथ सेंटर रिपोर्ट जारी करने वाली जो संस्था है उसका क्या नाम है। ठीक है, ये एक जर्मनी का एक बैंक है, उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, जिसका नाम है ड्यूस बैंक। क्या लिखोगे आप लोग इसको, ड्यूस बैंक। ये कहाँ का है, जर्मनी का, ड्यूस बैंक, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। और ये कहाँ का बैंक है, जर्मनी का। एक इसको ध्यान रखना, सब एनसीईआरटी के फैक्ट हैं। जो ग्लोबल ग्रोथ सेंटर रिपोर्ट है, इसको हिंदी में नाम लिख लीजिए विश्व स्तरीय समृद्धि केंद्र, यानी ग्लोबल सेंटर विश्व स्तरीय समृद्धि केंद्र, विश्व स्तरीय समृद्धि केंद्र। एक ये रिपोर्ट किसने जारी की, अगर पूछेगा तो इसको देखना। ठीक है, ड्यूस बैंक कहाँ का है, जर्मनी का है। ये भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ दिया जाता है, ग्लोबल ग्रोथ सेंटर रिपोर्ट। अगला देखिए आप लोग, भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना लिखो। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, TISCO, भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, टिस्को की स्थापना 1907 के आसपास हुई थी। ये हुई थी अपने आप में जमशेदपुर भिलाई में है। ठीक है, झारखंड में है, JH में, जमशेदपुर भिलाई। टिस्को की स्थापना लिख लो 1907 में। 1907 में कहाँ हुई थी, जमशेदपुर भिलाई में टिस्को। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला जो आपका एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनसंख्या संक्रमण का विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है भारत में, 1921 को। जनसंख्या संक्रमण का, जनसंख्या संक्रमण यानी जनसंख्या का संक्रमण हो रहा था। ठीक है, ट्रांजिशन, पहले एक उस फेज से पहले अलग कंडीशन थी, उसमें अलग जनसंख्या संक्रमण का विभाजक वर्ष, यानी इसमें जो आप लोग इस विभाजक वर्ष, ये बोला जाता है 1921 को, यानी 1921 से पहले की जो जनसंख्या का भारत में स्ट्रक्चर था, भुखमरी, अत्यधिक जनसंख्या, ये वो कई चीज़ें, 1921 के बाद उसमें चेंजेज आई। ठीक है, अगर सपोज ये विभाजक ईयर है, इससे पहले की कंडीशन, इसके बाद की कंडीशन, जनसंख्या के जो प्रतिरूप है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें क्या आया, चेंज आया, इसलिए इसको 1921 को महाविभाजक वर्ष भी क्या बोला जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत पेपरों में क्या पूछा जाता है, आता है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन, व्यापार के लिए सुएज नहर कब खोली गई थी।
स्वेज नहर कब खोली गई थी? लिखो स्वेज नहर कब खुली, यानी कब खोली गई थी? ये खोली गई थी महात्मा गांधी के जन्म के साल 1869 में, ठीक है। इसकी वजह से भारत और ब्रिटेन या भारत और पश्चिमी देशों के बीच ब्रिटिश ने अपने व्यापारिक रास्ते क्या कर दिए, रास्ता छोटा कर दिया। तो सिंपल ये याद रखो कि स्वेज नहर को कब व्यापार के लिए खोला गया था? 1869 में। एक पुस्तक आती है बहुत फेमस, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की। ये सब एनसीईआरटी में लिखे हैं, इंडिया डिवाइडेड। ये पुस्तक किसकी, अगर आपसे पेपर में पूछेगा, राजेंद्र प्रसाद की। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राजेंद्र प्रसाद की। फैक्ट क्वेश्चन है, इसको फैक्ट की तरह ही आप लोग लेंगे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है, गरीबी और अकाल पुस्तक किसकी है? ठीक है, तो गरीबी और अकाल है अमर्त्य सेन की। गरीबी नोबेल पुरस्कार विजेता याद होंगे आपको, और अकाल पुस्तक किसकी है? अमर्त्य सेन की, ठीक है। अमर्त्य सेन की कौन सी है? गरीबी और अकाल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अमर्त्य सेन के द्वारा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आता है, सेन सूचकांक का संबंध किससे है? गरीबी से, ठीक है। सेन सूचकांक भी इन्होंने डेवलप किया था, उसको बोलते हैं सेन इंडेक्स। तो सेन सूचकांक किस चीज से संबंधित है? वो है गरीबी से। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? डेवलप किया गया था। तो लिखो सेन सूचकांक इंडेक्स, ये किस चीज से संबंधित है? गरीबी, यानी गरीबी के मानक इसमें मतलब रखे जाते हैं, एक इंडेक्स बनाया जाता है। तो सेन सूचकांक इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, तो इसको क्या बोलते हैं? सेन सूचकांक। तो ये भी हो गया आपका। एक क्वेश्चन आता है, जैसे भारत में जो 1991 में 1990 के दशक में वित्तीय संकट, मैंने आपको पढ़ाया था, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गई थी, उस समय 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत को ऋण दिया था। वो कौन कौन से हैं? तो लिखो 1990 के दशक में भारत के वित्तीय संकट यानी इकोनॉमिकल क्राइसिस, ठीक है, भारत के वित्तीय संकट के समय भारत को ऋण देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उधार, ठीक है, भारत को ऋण किसने दिया था? ऋण, ये ध्यान रखना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF प्लस वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, इन 2 संस्थाओं ने भारत को ऋण दिया था। IMF, वर्ल्ड बैंक को इंटरनेशनल बैंक फॉर रिन्यूएबल एंड कस्टमर डेवलपमेंट भी कहते हैं, ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक भी कहा जाता है इसको, IBRD। यानी IMF और विश्व बैंक ने भारत को 1991 के समय में, जो भारत में इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गई थी, पैसा नहीं था भारत के पास, इन 2 संस्थाओं ने ऋण दिया। इन 2 संस्थाओं का जन्म हुआ था ब्रिटेन वुड सम्मेलन से। ब्रिटेन वुड सम्मेलन में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और ये ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ था 1944, और इन 2 संस्थाओं को ब्रिटेन वुड की जुड़वा बहनें कहा जाता है, ठीक है। यानी 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ था, जिसके तहत IMF और विश्व बैंक का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था, और IBRD भी इसी को बोला जाता है। ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1944 की क्या है? देन है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ब्रिटेन वुड सम्मेलन कब हुआ था, और ब्रिटेन वुड की जुड़वा संतानें किसको कहा जाता है? IMF और विश्व बैंक को। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को गलत मत करके आना पेपर में। अब देखिए, इसके साथ ही क्वेश्चन और बताता हूं, भारत में जब 1991 में क्या अपनाई थी भारत ने? LPG, यानी लिखो LPG 1991। इसका क्या मतलब है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति भारत ने कब अपनाई थी? 1991 में, लिख लेना, ठीक है। भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति कब अपनाई थी? 1991 में अपनाई थी, LPG पॉलिसी। और भारत में 1991 के आर्थिक संकट का मुख्य कारण लिखो, क्या था भारत में 1991 की आर्थिक संकट का मुख्य कारण? के आर्थिक संकट का मुख्य कारण लिखना है, ठीक है, के आर्थिक संकट का मुख्य कारण, आर्थिक संकट का मुख्य कारण क्या था? इसका मेन कारण भारत में विदेशी ऋण, यानी भारत में बहुत ज़्यादा क्या हो गया था? विदेशी ऋण। भारत के पास इतना ज़्यादा विदेशी ऋण हो गया था कि भारत को चुकाना मुश्किल हो गया था, जिस कारण भारत को इनकी हेल्प लेनी पड़ी, किनकी? IMF और विश्व बैंक की। तो 1991 के आर्थिक संकट का अगर आपसे मुख्य कारण अगर भारत में ये पूछता है तो बाहरी ऋण लिख लेना है, ठीक है। बाहरी ऋण मतलब दूसरे देशों को, क्योंकि पेट्रोलियम मंगाओगे, कई चीज़ें भारत बाहर से ही मंगाता था, तो उनको पैसा कहाँ से देता? भारत के ऊपर लोड हो गया था, यानी उधार ही उधार हो गया था। तो बाहरी ऋण इसका मुख्य कारण माना जाता है। इसको भी आप लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब अपनाई थी? नई आर्थिक नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये है 1991 में ही।
इसमें भारत ने क्या किए थे, अपने जो पुरानी नीतियां थी इकोनॉमी के आधार पे उसको चेंज कर दिया था। पहले क्या किया था हमने स्वतंत्रता के बाद, हमें लगा हम माहिर हैं, हम सब कुछ कर लेंगे खुद ही, हमें किसी देश की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, अपनी बाउंड्री बंद कर दी व्यापार के लिए। हमने कहा हम अपने देश में उत्पादन करेंगे, उसी को खा लेंगे, उसी से हम चल जाएगा। लेकिन हमें ये समझ नहीं आया कि हमेशा इकोनॉमी, कोई भी अर्थव्यवस्था जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते इंपोर्ट की कंपैरिजन में, वो हमेशा फायदे में रहती है। यानी निर्यात को बढ़ावा देना है ताकि आपके पास फॉरेन करेंसी आ सके। आप अपने देश का सामान दूसरे देशों में बेचोगे तो आपके पास डॉलर मिलेगा, फॉरेन करेंसी मिलेगी, और जिस देश के पास जितनी ज़्यादा फॉरेन करेंसी होगी उसको उतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर माना जाता है। तो भारत ने इस चीज़ को नहीं समझा। भारत ने क्या कर दिया, अपने दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन 1991 में जब संकट आया तो भारत ने क्या किया था, एलपीजी की पॉलिसी अपनाई थी, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और नई आर्थिक नीति कब की है, 1991 की। ठीक है, ये भी आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसी क्रम में दो और संस्थाओं का, एक संस्था का गठन होता है, उसका नाम है WTO, यानी विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ था, 1995 में। WTO ये हुआ था 1995 में। और किसका पुराना रूप है, गैट का, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये हुआ था 1948। इसी का न्यू रूप क्या है अपने आप में, WTO। यानी क्वेश्चन अगर आपसे कभी पूछता है विश्व, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी विश्व व्यापार संगठन, किस एक संस्था का नया रूप है अगर पूछता है, तो आप बताओगे गैट। यानी गैट का क्या है, नया रूप। नया रूप कौन सा हो गया, गैट का नया रूप क्या है, WTO है। और इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी जनरल एग्रीमेंट, सामान्य समझौता, किस चीज पे, टैरिफ यानी प्रशुल्क और व्यापार पे सामान्य समझौता, इसको हिंदी में बोला जाता है। प्रशुल्क क्या होता है मैं बताता हूं, प्रशुल्क व व्यापार पर सामान्य समझौता। सामान्य समझौता किसको बोला जाता है अपने आप में, इसको बोला जाता है गैट को हिंदी में। और गैट का जो गठन हुआ था ये कब किया था, 1948 में। इसका नया रूप WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखो, हम लोग जो चीज़ बाहर से मंगाते हैं उसको बोलते हैं आयात, यानी हम लोगों ने क्या किया, इंपोर्ट। अगर हम किसी दूसरे देश से चीज़ों को मंगाएं तो हमारा ये आयात होता है, और अगर हम किसी चीज़ को अपने देश से दूसरे देश में भेजें तो एक्सपोर्ट होता है, इसको बोलते हैं निर्यात। ठीक है, हमेशा इकोनॉमी के लिए निर्यात बढ़िया माना जाता है आयात, क्योंकि अगर हम दूसरे देश पर डिपेंड रहें तो हमें उस चीज के सामान को खरीदने के लिए उसको उसकी मतलब करेंसी देनी पड़ेगी, मुद्रा देनी पड़ेगी, फॉरेन करेंसी। अगर आप लोगों ने फॉरेन करेंसी दे दी, आपके देश में फॉरेन करेंसी का अभाव हो गया, तो कल के दिन कई ऐसी चीजें हैं जो आप विदेशी मुद्रा में ही खरीद सकते हो। पेट्रोलियम कहां से लाओगे, क्या दोगे उसको। तो हमेशा कोई भी राष्ट्र चाहता है कि वो कम से कम अपने देश में बाहर से चीजें मंगाए, आयात करें। तो इसको कम करने के लिए चीजें, देश कई प्रकार के नुस्खे अपनाते हैं, जिसके अंदर बोलो, इसको क्वेश्चन लिखोगे, आयात के परिमाण को सीमित करने के तरीके, यानी आयात को सीमित करने के तरीके, कंट्रोल करना है जैसे। ठीक है, आयात को कंट्रोल करने के तरीके लिख दो, आयात को सीमित करने के तरीके अगर आप लोग लिखोगे तो इसमें मैं 3 चीजें बताऊंगा। आयात को सीमित कैसे किया जाता है, देखो, एक तो आप कोटा लगा दोगे, बताता हूं कोटा। दूसरा आप क्या करोगे, सब्सिडी दोगे, अभी बताता हूं इसका मतलब क्या है। तीसरा प्रशुल्क, यानी टैरिफ बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, प्रशुल्क को टैरिफ बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखो, कोटा से क्या होगा, आप निश्चित तय कर दोगे कि आप किसी चीज का इतना चीज मतलब क्वांटिटी मंगाओगे, यानी कोटा का मतलब है कितना मंगाना है, क्वांटिटी। तो फिक्स कर दिया तो आप उससे ज्यादा नहीं मंगा पाओगे, तो आपका जो आयात हो रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा सब्सिडी, अगर आपने किसी चीज पे भारत में सब्सिडी दे दी है तो उससे क्या होता है, इंपोर्ट की जगह मतलब आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, यानी ये बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा, सरकार ने मार्कर बनाने वाले को कहा कि चल तू 20 रुपए का तेरी लागत हो रही है, 5 रुपए मैं दूंगा या 10 रुपए मैं दूंगा, 12 रुपए मैं दूंगा, यानी सब्सिडी दे दी। तो उसके लिए तो इसमें 8 ही रुपए की कॉस्ट आई ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा इसका क्या कर देगा, प्रोडक्शन करेगा, तो हम दूसरे देश में भेज देंगे उसको। ठीक है, ये होता है सब्सिडी। तीसरा प्रशुल्क, प्रशुल्क होता है टैरिफ। जब कोई देश, जैसे ए कंट्री है, ए से बी में कोई सामान आ रहा है, तो इस बी की बाउंड्री पर इस सामान पे क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, प्रशुल्क बोला जाता है एक प्रकार से देखा जाए तो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जितना ज्यादा प्रशुल्क लगाएंगे उतना ज्यादा उसका रेट बढ़ जाएगा। जैसे 10-20 रुपए का मार्केट चीन से भारत में आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, ठीक है, और इस पे प्रशुल्क लगा दिया 5% या 10%, तो 20 का 10% कितना हुआ, 2 रुपये हुआ, तो 22 रुपये का हो जाएगा। तो ये भारत में 22 रुपये का बिकेगा। अगर इस 10 की जगह 50 कर दिया
ठीक है। प्रशुल्क 50 लगा तो 10 का 50% 10 रुपये हुआ तो 30 रुपये का हो जाएगा। तो ये मार्कर महंगा हो गया तो यहाँ के लोग खरीदेंगे ही नहीं, यहाँ भी तो बुद्धिमान लोग हैं ना, तो ये चीज़ों को खरीदेंगे ही नहीं। आप लोग इसको समझिए, तो इसको पकड़ते हैं। अगला जो टर्मोलॉजी आती है उसको बोलते हैं विनिवेश। कभी कभी बोलते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, विनिवेश, ठीक है, इसको बोलते हैं विनिवेश। भारत में 1991 के बाद विनिवेश की प्रणाली शुरू हुई थी और विनिवेश आयोग भी बना था शायद 1996 के आसपास। तो विनिवेश बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें सरकार क्या करती है, दोनों टर्मोलॉजी अलग है। देखो, निजीकरण कहेगा प्राइवेटाइजेशन, ये अलग होगा, जबकि निवेश विनिवेश कहेगा ये अलग होगा। जैसे सपोज एक कंपनी ए है, क्या है, ए, इसमें गवर्नमेंट का शेयर अभी बाई चांस 100% है, यानी 100% गवर्नमेंट की, तो सरकार धीरे धीरे क्या करती है, इस शेयर को बेचना शुरू कर देगी। ठीक है, तो सरकार ने कहा 10% में अपना शेयर बेच रहा हूं, तो ये ए का कितना हो गया, अब सरकार का हिस्सा 90%। कुछ समय बाद सरकार ने कहा 5% और बेच देता हूं, 85% रहा सरकार का। इसी प्रकार से सरकार बेचते रहती है टुकड़ों में, यानी अपने जो उद्यम है, अपना जो उद्योग है, उससे सरकार क्या कर रही है, चीजों को, अपने शेयर को बेच रही है और धीरे धीरे कर रही है। अगर प्राइवेटाइजेशन करना होगा तो एक ही बार में दे देगी, यानी ए कंपनी है, इसको अगर निजीकरण करना है, सरकार का 100% इसमें शेयर है, 50% से अधिक सरकार ने इसको दे दिया, यानी अगर जिसका 51% रहता है उसका मालिकाना हक होता है, उसके नाम का होता है। बाई चांस 51 से कम आ गया, सरकार ने कहा 100 मेरा है, मैं पहले बार में इसको 60% दे देता हूं सरकार, तो सरकार का कितना बचा, 40%। यानी एक ही बार में अगर आपने 50% से ज्यादा दे दिया तो प्राइवेटाइजेशन में आ जाएगा, लेकिन टुकड़ों में दिएगा, धीरे धीरे निकालना शुरू किया अपना शेयर, तो उसको बोलते हैं विनिवेश। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, इसको ध्यान रखना। तो विनिवेश की डेफिनेशन लिखो, सार्वजनिक उद्यमों द्वारा इक्विटी बेचकर निजीकरण करना, यानी सार्वजनिक उद्यम जो पब्लिक सेक्टर के उद्यम होते हैं, सार्वजनिक सेक्टर द्वारा इक्विटी, ठीक है, इक्विटी मतलब शेयर, एक हिसाब से इक्विटी बेचकर, धीरे धीरे बेचेगी, बेचकर क्या करना, निजीकरण करना, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ये क्या कहलाता है, विनिवेश कहलाता है। जबकि प्राइवेटाइजेशन जो निजीकरण होता है उसमें क्या होता है, सरकार अचानक से सडनली चीजों को बेच देती है। सेन सूचकांक मैंने आपको बताया था। अब आपको एक याद रखना है कि स्वतंत्रता से पूर्व निर्धनता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला भारत में कौन था, दादा भाई नेहरू। तो लिखो, स्वतंत्रता से पूर्व निर्धनता की अवधारणा, निर्धनता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी ने क्या की थी, ये निर्धनता की अवधारणा प्रस्तुत की, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत का वायुवृद्ध पुरुष किसको बोला जाता है, पेपर में पूछेगा, तो दादा भाई नेहरू जी। यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किस इंसान को कहा जाता है, दादा भाई नेहरू जी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले स्वतंत्रता से पूर्व क्या किया था, निर्धनता का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ये भी आपके समझ में आ जाएगा। अब देखो, जो मैंने कैलोरी के आधार पर निर्धनता रेखा का निर्धारण बताया था, ठीक है, न्यूनतम, कल बताया था मैंने आपको, न्यूनतम कैलोरी के आधार पर, कैलोरी के आधार पर निर्धनता, निर्धनता का निर्धारण, निर्धनता ये किसने बताया था, वाई के अलग समिति। ठीक है, वाई के अलग, यानी वाई के अलग समिति के द्वारा इसको, इस चीज़ को बताया गया था कि न्यूनतम कैलोरी के आधार पे क्या होना चाहिए, मतलब निर्धनता का निर्धारण किया जाना चाहिए, जिसने शहरी क्षेत्रों में, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी पर डे पर इंसान को मिलना चाहिए और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्रों में पर डे पर इंसान को मिलना चाहिए। ठीक है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जिसको 2400 कैलोरी मिल रही तो गरीब नहीं है, 2100 कैलोरी अगर शहरों में मिल रही तो वो गरीब नहीं है, ये भी आप लोगों के समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, एक टर्मिनोलॉजी आती है व्यक्ति अनुपात गणना विधि, किस चीज से संबंधित है, तो इसको लिखो, व्यक्ति अनुपात गणना विधि, यानी पर्सन रेशियो काउंटिंग मेथड। ये किस चीज से संबंधित है, ये होता है जो बीपीएल होता है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, गरीबी रेखा से नीचे वाले होते हैं, यानी बीपीएल से नीचे के जनानुपात, यानी कितने लोग बीपीएल से नीचे रह रहे हैं उसका अनुपात। तो लिखो, बिलो पॉवर्टी लाइन, निर्धनता रेखा से नीचे का जनानुपात, का जनानुपात, यानी रेशियो, यानी लोगों का रेशियो है जो बीपीएल से नीचे रहते हैं, उनके लिए ये मेथड अपनाई जाती है, व्यक्ति अनुपात गणना विधि, यानी व्यक्ति अनुपात गणना विधि इन लोगों के लिए यूज होता है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, निर्धनता रेखा के, निर्धनता के जो आधिकारिक आंकड़े जारी करता है, यानी पॉवर्टी के, निर्धनता के, गरीबी के आधिकारिक आंकड़े, यानी ऑफिशियल जो डाटा है, आधिकारिक आंकड़े, ठीक है, कौन जारी करेगा, नीति आयोग, पहले इसको योजना आयोग बोलते थे,
नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग क्या करता है, गरीबी के निर्धनता के मतलब ये वाली रेखा जारी करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, तो निर्धनता के आधिकारिक आंकड़े कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है, इसको भी ध्यान रखना। और जो एनएसएस है वो क्या करता है, गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, जो मैंने कल आपको बताया था वो अलग चीज है, लेकिन आंकड़े यानी डेटा क्या है इसका, वो प्लान ये मतलब नीति आयोग है वो जारी करेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन जो आता है, एनएसएस द्वारा जो निर्धनता का आकलन किया जाता है, यानी आपको मैंने कल बताया था कि एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा निर्धनता का आकलन किस आधार पर द्वारा, यानी कौन आदमी कितना निर्धन है, निर्धनता का आकलन किस आधार पर किया जाता है, व्यय विधि, इसको बोलते हैं व्यय विधि। व्यय विधि का क्या मतलब हो गया, आप सिंपल सा समझ लीजिए, आपको ज़्यादा मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्यय विधि मतलब सपोज एक बकेट है, इसमें कई चीज़ें, प्रोटीन है, दालें हैं यानी रोटी अनाज जो भी है। अब ये देखा जाएगा कि वो सामने वाला इंसान अपना जैसे 200 रुपये अगर पर डे खर्च कर रहा है, तो उसका प्रोटीन में कितना, और चीज़ों में कितना, इन चीज़ों में कितना, यानी वो उसका व्यय देखा जाएगा कि कितना रुपए वो खर्च कर सकता है। यानी सिंपल सी ये बात है कि इंसान के खर्च के आधार पे तय किया जाएगा कि वो गरीब है नहीं करेगा। और 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये कर रहा है तो गरीब नहीं है, इस टाइप से कम कर रहा है तो गरीब है, ऐसे कुछ आंकड़े निकाले जाते हैं, इसको बोला जाता है व्यय विधि, ठीक है। एनएसएस द्वारा व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला लिखो, MS स्वामी शोध प्रतिष्ठान का है चेन्नई में, MS स्वामी शोध प्रतिष्ठान, स्वामी शोध यानी रिसर्च, ठीक है, शोध सेंटर यानी प्रतिष्ठान कहाँ है, चेन्नई में, इसको भी याद रखना। चेन्नई कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। यानी MS स्वामी शोध प्रतिष्ठान कहाँ है, किस राज्य में है, तमिलनाडु में, चेन्नई में, इसको ध्यान रखना। ऑपरेशन फ्लड मोस्ट इम्पोर्टेंट का संबंध दुग्ध उत्पादन से, ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध मोस्ट इंपोर्टेंट दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत में एक ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। वर्गीज कुरियन जी का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं का इससे संबंध है। तो दुग्ध उत्पादन से इसका संबंध है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और भारत में दुग्ध उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाते हैं श्वेत क्रांति में, वो वर्गीज कुरियन साहब हैं, आप लोग इसको याद रखना, ठीक है। अब देखिए, कृषि का जो विपणन होता है, यानी विपणन मतलब क्या होता है, चीज़ों को खेत से जहां पर आप उत्पादित कर रहे हो वहां से एक लास्ट उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले उत्पादन होगा तो उसको कलेक्ट करोगे, संग्रहण करोगे, उसके बाद उसको क्या करोगे, भंडार करोगे, स्टोर करोगे, भंडारण, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करोगे, पैकिंग वगैरह करोगे, पैकिंग, ठीक है। उसके बाद उसमें परिवहन, पहले परिवहन लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। परिवहन मतलब जहाँ उसका क्या होगा, खेत से पैकिंग होगी, उसके बाद पैकिंग होगी, उसके बाद उसको क्या करोगे आप लोग, क्लासिफाइड करोगे। यानी क्लासिफाइड को हिंदी में क्या बोलेंगे, क्लासिफाइड यानी वितरण से पहले की जो कंडीशन होती है, क्लासिफिकेशन करना, यानी क्लासिफिकेशन करने का सीधा सीधा मतलब क्या, वर्गीकरण करना, ठीक है। यानी पैकिंग के बाद उसको वर्गीकरण करोगे, वर्गीकरण, उसके बाद उसको क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यानी क्या करोगे, उसका वितरण करोगे, ठीक है। ये एक पूरी चेन को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, विपणन बोला जाता है। विपणन का मतलब जहां आपने उत्पादन किया वहां से लास्ट तक डिस्ट्रीब्यूट करने के जितने चरण होते हैं वो सबके सब किसके अंदर आएंगे, विपणन के अंदर आएंगे, ये याद रखना है, ठीक है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय इसको बोलते हैं हिंदी में, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर किसको बोलते हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र सुना होगा आपने। संगठित क्षेत्र में क्या होता है, 10 से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाएगा, भले ही वो प्लस सरकारी क्षेत्र हो, निजी या सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र हो, कहीं भी हो, अगर 10 से अधिक लोगों को वो रोजगार दे रहे हैं तो अपने आप में संगठित क्षेत्र के रूप में क्या हो सकता है, रजिस्टर्ड हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, भारत में अधिकांश श्रमिकों को रोजगार किस क्षेत्र से मिलता है, प्राथमिक क्षेत्र से, ठीक है। तो अधिकांश श्रमिकों को रोजगार लिखो, भारत में अधिकांश श्रमिकों को रोजगार, भारत में अधिकांश श्रमिकों को रोजगार ये किस सेक्टर से मिलता है, ये प्राथमिक सेक्टर में मिलता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर ये सबसे ज्यादा रोजगार भारत में इसी से मिलता है, यानी श्रमिकों को रोजगार मिलता है, ये याद रखना। एक टर्मिनोलॉजी आपकी आती है, रोजगार विहीन समृद्धि से क्या समझते हैं, ये पेपर में ऐसे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा। रोजगार विहीन नाम से ही लग रहा है आपका,
समृद्धि, यानी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। तो सिंपल सी बात है, आपका वस्तु और सेवाओं का उत्पादन तो बढ़ा है, ठीक है, रोजगार समृद्धि तो बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट, यानी लोग एम्प्लॉयज नहीं हुए, यानी रोजगार नहीं मिला। यानी इसमें सीधे सीधे लिख लो, रोजगार सृजन के बिना ही अधिक वस्तु व सेवा का उत्पादन तो इकोनॉमी के लिए घातक होता है, ठीक है। रोजगार सृजन के बिना, यानी रोजगार मिल नहीं रहा लेकिन फिर भी अधिकतम लोगों को के बिना वस्तु व सेवाओं का उत्पादन लिख दो, के बिना वस्तु व सेवा का उत्पादन, के बिना वस्तु व सेवा उत्पादन ये क्या होता है अपने आप में, रोजगार विहीन समृद्धि का एग्जाम्पल है। इसको मतलब ये याद रखना, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आधिकारिक संरचना, ये नहीं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर किसको कहते हैं, यानी आधारभूत संरचना लिखो, आधारभूत संरचना, इसको हिंदी में बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर आप किसको सम्मिलित करोगे, देखो जब किसी चीज़ का आप उत्पादन वगैरह करते हो तो उत्पादन करने के लिए आपको आसपास ऐसा माहौल चाहिए कि आप उस चीज़ को उत्पादित कर सको, दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। यानी मेरे से कहा कि आप उद्योग लगाओ, अब लेकिन मैं जगह देखूंगा ना, मैं हर चीज़ देखूंगा कि वहाँ रोड है नहीं है, वहाँ पानी की सुविधा है नहीं है, बिजली है नहीं, यानी ऊर्जा कितनी मिलेगी, कम्युनिकेशन का क्या मीडियम है, संचार कितना पर है, रेलवे कितनी दूर है, यानी वहाँ रोड की कंडीशन कैसी है, लाइट है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखिएगा ना कोई भी। इसी को बोलते हैं आधारभूत संरचना, ठीक है। आधारभूत संरचना के एग्जाम्पल के अंदर आपने लिखना है सड़क, रेल, बंदरगाह, बिजली घर, यानी जो उत्पादन तो नहीं करते लेकिन उसके लिए बहुत बड़े सहायक होते हैं। सड़क हो गया, बंदरगाह, पोर्ट हो गए, रेलवे है, ठीक है। इसके अलावा परिवहन आप लोग लिख लीजिए, परिवहन। इसके अलावा सड़क, बंदरगाह, रेलवे, परिवहन, ऊर्जा यानी बिजली लिख लीजिए, दूर संचार लिख लीजिए, सब के सब क्या आएंगे अपने आप में, बिजली, दूर संचार, ठीक है, दूर संचार, पानी यानी जल, ये सब चीज़ों की मात्रा किस में आएगी, आधारभूत संरचना। अब आधारभूत संरचना दो प्रकार की होती हैं, एक सामाजिक आधारभूत संरचना, दूसरा आर्थिक। सामाजिक आधारभूत संरचना मतलब समाज के लिए, जैसे शिक्षा, अगर गांव में आधारभूत संरचना अगर कहोगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब के सब किस में आएंगे, पेयजल, स्वच्छ पेयजल यानी पीने का पानी, ये तो बेसिक चीज़ होगी ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ये सब के सब क्या है, सामाजिक आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर आदि। इसके अलावा आर्थिक के अंदर आप सड़क, बंदरगाह, ये सब चीज़ लिख लीजिए, यानी ऊर्जा, परिवहन, संचार, सब इसी के अंदर आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, ऊर्जा, परिवहन, संचार, ये सब का सब किसके अंदर आएगा, आपका आधारभूत संरचना के एग्जाम्पल के अंदर आएंगे। अब देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखता हूं, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत और परंपरागत स्रोत आज आपको नेट से लिखना है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत यानी गैर परंपरागत मतलब पहले नहीं चलते थे, ठीक है। परंपरागत मतलब जो बहुत पुराने आए हैं। गैर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत लिखो आप लोग। गैर परंपरागत स्रोत का मतलब क्या क्या होता है, जो आज से नहीं बहुत पहले से हैं। इसमें आपका मतलब जो पहले नहीं है, जो रिसेंटली टेक्नोलॉजी से डेवलप हुए हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, ये सब के सब आते हैं इसमें, ठीक है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, ये सब के सब क्या आएंगे, ज्वारी ऊर्जा, ये किसके एग्जाम्पल होंगे आपका, ये गैर परंपरागत। तो क्वेश्चन पेपर में आपका आएगा ऊर्जा का कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है। दूसरा आपने नेट से क्या लिखना है, परंपरागत स्रोत लिख लेना, एक सेलेक्ट करने को आता है पेपर में, ठीक है। कौन सा एक गैर परंपरागत है, परंपरागत है, ये क्वेश्चन आपने लिखना है आज के आज। और एक से एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, नवीकरणीय, ये भी आपको नेट से लिखना है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और अनवीकरणीय, ठीक है, ये भी आपको लिखना है। देखो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंदर क्या आएगा, रिन्यूएबल मतलब जिस चीज का अगर आपने यूज कर लिया वो दोबारा प्रोडक्ट होता रहेगा। यानी पवन ऊर्जा खत्म तो नहीं होगी। आप जैसे पवन ऊर्जा को ले रहे हो तो रिन्यूएबल है ना, यानी जो उसको रिन्यू हो सकती है उसको बोलते हैं नवीकरणीय। अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल यानी जो रिन्यू नहीं हो सकती। अगर कई चीजें ऐसी होती है जो एक बार अगर उसको बहुत आपने अधिक यूज कर दिया तो कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, लेकिन सौर ऊर्जा खत्म तो नहीं होगी ना। तो आपके इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं ये लिखना है। अनवीकरणीय इंग्लिश में लिख लेना, क्योंकि इंग्लिश में इसलिए कि टर्मिनोलॉजी वहाँ कुछ भी आ सकती है, ठीक है। इसके अक्षय ऊर्जा भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अक्षय ऊर्जा, जो जिसका क्षय नहीं होता, इसको अक्षय ऊर्जा भी बोला जाता है, नवीकरणीय। तो इंग्लिश टर्म लिखना है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल जो भी दिया है ये क्वेश्चन आपने छांटने हैं, ठीक है। कौन से अनवीकरणीय, नवीकरणीय, परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अब देखो एक टर्मिनोलॉजी आपको लिखता हूं कि भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किससे होता है, थर्मल पावर से। भारत में सर्वाधिक
भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन, सर्वाधिक विद्युत उत्पादन, ठीक है, ये किस चीज से होता है? थर्मल पावर, थर्मल पावर से, ठीक है। ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। एक टर्मिनोलॉजी आती है आपकी विश्व रोग भार से, आप क्या समझते हैं? विश्व रोग भार यानी GBI, GDI, ग्लोबल डिजीज इंडेक्स है, ठीक है, GDI होगा इसका, विश्व रोग भार करके होगा, GDI है शायद मेरे ख्याल से, जो भी है विश्व रोग भार ग्लोबल डिजीज इंडेक्स होगा। विश्व रोग भार क्या होता है? किसी रोग के कारण अगर किसी की असामयिक मृत्यु होगी, यानी समय से पहले अगर कोई मर जाता है, या कोई ऐसा इंसान जो किसी रोग के कारण असहाय होकर उन रोगों के वर्षों में अपना समय बिताता है, तो उसको बोलते हैं विश्व रोग भार। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, किसी रोग के कारण असमय मृत्यु या रोगों के कारण असमर्थता में बिताए गए वर्ष। तो इसमें लिखो, किसी रोग के कारण असमय मृत्यु या रोगों के कारण असमर्थता में बिताए गए वर्ष को क्या बोलते हैं? विश्व रोग भार बोलते हैं, ठीक है। इसमें इसको कैलकुलेट किया जाता है, किसी रोग के कारण असमय मृत्यु या असमर्थता के कारण रोग में बिताए गए वर्ष को क्या बोलते हैं? आपका विश्व रोग भार बोलते हैं। एक लास्ट दो टर्मिनोलॉजी आती है, कम्यून शब्द आता है, जो कि चीन में बहुत प्रचलित हुआ था, तभी तो वहाँ कम्युनिस्ट कहते हैं ना, आप लोग सुना होगा कम्युनिस्ट नाम। वो कम्यून जो बन के बना है वो बोलता है सामूहिक रूप से खेती होता है, इसका मतलब, ठीक है, कम सामूहिक रूप से खेती, तभी तो वहाँ एग्रीकल्चर बहुत आगे चला गया, क्योंकि वहाँ राज्य नियंत्रित कृषि होती है। सामूहिक रूप से खेती के लिए कम्यून शब्द होता है, चीन में बहुत प्रचलित है, चीन में क्या है, बहुत ज्यादा प्रचलित है कम्यून, ठीक है। अब आपको लास्ट क्वेश्चन बताता हूं, अदृश्य व्यापार किसको कहते हैं? यूरोपीय मौद्रिक संघ की स्थापना किसको की? तो क्वेश्चन लिखो, कौन सा व्यापार अदृश्य व्यापार कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, सेवा क्षेत्र का व्यापार, सर्विस सेक्टर। अगर आप एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में कोई सेवा लेके जा रहे हैं, आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए उसको अदृश्य व्यापार कहते हैं। सेवा क्षेत्र के व्यापार को ध्यान रखना। और यूरोपीय मौद्रिक संघ की स्थापना 1999, यूरोपीय मौद्रिक संघ की स्थापना कब हुई थी? अपने आप में जनवरी 1999, ठीक है। यानी अपने आप में जो 1 जनवरी, मतलब जनवरी 1999 लिख लो, आपको ये क्या पता चल जाएगा वो, ठीक है, जनवरी 1999, ठीक है। ये हो गया आपका। भारत में सिक्के कौन जारी करता है? सिक्के, भारत में सिक्के जारी करने का, सिक्के को बनाने का अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्रालय, यानी सरकार के पास, ठीक है, वित्त मंत्रालय। और 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, याद रखना, ठीक है। ये था आपका आज के दिन के इंपोर्टेंट फैक्ट जो आपकी इकोनॉमी की दूसरी क्लास के थे। अब आपकी इकोनॉमी की 1 या 2, अधिकतम 2, ठीक है, कल परसों अधिकतम 2, वरना कोशिश करूंगा कि कल ही आपकी एनसीईआरटी इकोनॉमी के क्वेश्चन समाप्त हो जाए। इन्हीं के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन दिखने की पूरी क्या रहेगी, संभावना रहेगी। उसके बाद आपने क्या पढ़ना है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना क्या आपको पढ़ना है फिलहाल के लिए, ठीक है। फिर मिलता हूं आपके साथ अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।